तो अभी तक हम लोगों ने जो एसी में क्या क्या डिस्कस कर लिया था, आरएमएस, मीन वैल्यू, कंप्लीट साइकिल और हाफ साइकिल दोनों ही। दो सर्किट डिस्कस हो गए थे, एक प्योर रेजिस्टिव और एक प्योर इंडक्टिव, उसका हमने सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया था। अब जो नेक्स्ट सर्किट होगा कौन सा, एसी इन प्योर कैपेसिटिव। प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करेंगे, मतलब यहां वही है वोल्टेज एंड करंट रिलेशन इन द सर्किट। तो सबसे पहले तो कैपेसिटर में, ये कैपेसिटर होता है तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, कुछ बताने की नहीं तो है नहीं। यहाँ एक एसी सोर्स अप्लाई कर दिया, इसकी इक्वेशन को नॉर्मली क्या लिखते हैं, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, अल्टरनेटिंग एसी सोर्स है उसका ईएमएफ, मतलब कोई एक इक्वेशन लेनी होती है रिलेशन फाइंड करने के लिए। आप करंट का पहले ले सकते हो, आप वोल्टेज का ले सकते हो, तो दो में से एक लेंगे। वोल्टेज का लेंगे तो थोड़ा इजी प्रोसेस रहता है, करंट में थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि फिर उससे करंट से आपको वोल्टेज कंसीडर करना होता है। अब यहाँ ये कैपेसिटर हो गया, इसकी कैपेसिटेंस, इसको जो भी हम चार्ज देंगे वो क्यू होगा। तो इस ई क्यू एंड सी में एक रिलेशन है, क्यू इक्वल्स टू सी बी, हम पहले ही पढ़ रखा है। यहाँ बी के प्लेस पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ई, तो इसका मतलब रिलेशन हमारे पास में होगा, वी हैव फॉर दिस गिवन सर्किट क्यू इक्वल्स टू सी बी, ठीक होगा ना। बी को यहाँ रिप्लेस करके जो हम लिखेंगे, तो ये एक्चुअली क्या लिखना चाहिए हमें, सी ई, ये लिखना चाहिए। तो इक्वेशन में जो वैल्यू है वो डाल देते हैं, Q इक्वल्स टू, ई कितना के मैंने, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू है हमारे पास में। चाहिए हमें करंट है, तो करंट का सीधा सा मतलब है चार्ज को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, करंट आ जाएगा। तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं बिकॉज आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, मतलब सी एंड ई नॉट ये एज ए कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन ओमेगा टी। यहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सी कैपेसिटेंस है तो कांस्टेंट होता ही है, ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ है तो ये भी कांस्टेंट है, मैक्सिमम किसी की भी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो सी ई नॉट ये आ गया, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, है ना। तो ये हो गया ई नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, ये आई की वैल्यू है एक्चुअली। अब ये हमें ऑलरेडी पता है, कॉस्ट से तो कोई मतलब नहीं है, मतलब इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, यूनिट डिसाइड होगी यहां से, और यहां से यूनिट डिसाइड होगी, तो आई के यूनिट के अकॉर्डिंग जो एम्पियर है वो क्या, वोल्ट पर ओम यूज करना होता है हमें। तो इसका मतलब वोल्ट वाला टॉपिक तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, ई नॉट, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में नहीं होना चाहिए कुछ भी, वो अपॉन में होना चाहिए। तो अपॉन में हम कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी लिखे, तो रिवर्स होकर ओमेगा सी वहीं आ गया, तो 1 अपॉन, और ये कॉस जो है इसको कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें कंपेयर करना पड़ेगा उस इक्वेशन से, है ना। चाहे तो हम यहाँ स्टार्ट में लिख सकते हैं, वी हैव इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी कंसीडर एज इक्वेशन 1, जिसको हम लेके चल रहे हैं। तो थ्योरी तो हमें यहाँ लिखनी नहीं है, बट लिखनी है हम लिख सकते हैं, लेट द अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड अक्रॉस अ कैपेसिटर इज गिवन बाय इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, दैट्स ऑल, उसी को यूटिलाइज करना। तो साइन में जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 90 प्लस थीटा यूज करेंगे, मतलब पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, ये यूज कर लेते हैं। ये जो टर्म है अभी, ये अभी फिर से वही कंडीशन है, इफ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये जो वैल्यू अगर 1 हो जाए तो आई मैक्सिमम हो जाएगा, और आई मैक्सिमम का मतलब आई नॉट होगा, और जो किसके इक्वल आएगा, ई नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी, ये होगा ना पूरा। जैसे ये 1 ये टर्म बचा, तो इसका मतलब इस पूरे प्लेस में हम क्या प्लेस कर सकते हैं, आई नॉट, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आई इक्वल्स, देयरफॉर आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये इक्वेशन हुई हमारी। एक मिनट, ये हमारा रिजल्ट हुआ, आई की इक्वेशन आ गई फाइनली। अब इससे ज्यादा इसको क्या सॉल्व करें, यहां से एक चीज क्लियर हो रही है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। डायग्राम की अब शायद नीड नहीं है तो उसको रब कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, या ऑन कंपेयरिंग भी यूज कर सकते हो। क्या दिख रहा है हमें, इसका एंगल ओमेगा टी था और इसका एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, मतलब
I leads to the EMF y of angle pi by 2 रेडियन और 90 डिग्री इन डिग्री पूरा। तो रिजल्ट ये हुआ it is clear that the current I leads to the EMF in a pure y of phase पाई बाई 2 रेडियन और 90 डिग्री। ये कंक्लूजन है हमारा, ठीक है ना। इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड द करंट आई लीड्स टू द ईएमएफ, यहां पर ई नोटिस कर सकते हैं, ई इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट बाई अ फेज पाई बाई 2 रेडियन और 90 डिग्री इजीली लिख सकते हो गया। क्लियर। अभी एक चीज और है, यहां पर हमें वो इस 1/ओमेगा c के बारे में भी डिस्कस करना है, ठीक है। यहां पर फॉर डीसी सर्किट अगर हम बात करें, आई इक्वल्स टू होती है बी अपॉन आर होता है, ठीक है ना। इस सर्किट में आई इक्वल्स टू ये जो देख रहे हो ई नॉट अपॉन 1/ओमेगा c, या इसको आई नॉट लिख दें क्योंकि ये ई नॉट की वैल्यू है, या आई लिखा रहने तो साइन ओमेगा टी भी ले लें, उससे कोई इशू नहीं आना है क्योंकि वो तो यूनिटलेस कंसिडर होगा। यहाँ पे 1/ओमेगा c किसके प्लेस करा, इन दो रिलेशन को यूज करेंगे। डीसी सर्किट है और ये फॉर एसी हम यूज कर रहे हैं इसको, तो इसको रिलेशन ए जैसे कल नोटिस किया था, इसको रिलेशन बी यूज करेंगे ऑन कंपेयरिंग रिलेशन ए एंड बी, है ना। वी कैन से दैट द टर्म 1/ओमेगा c इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट प्ले द सेम रोल एज द रेजिस्टेंस इन द डीसी सर्किट। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस की जगह ही वर्क कर रहा है। तो रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा c, ये हुआ इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। और अगर ये हुआ तो इसको एक नया नेम दिया जाएगा XC, देयरफॉर XC इक्वल्स टू 1/ओमेगा c, और इसका नेम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी हमें 2πf नोटिस करनी है तो 2πfc या फिर 2πν जो भी यूज कर सकते हो वो पूरा। तो मतलब यहां इस डेरिवेशन का एमसीक्यूज में कोई खास रोल नहीं है। अब सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए, वैसे डायरेक्टली आप नोट कर लेते हो, उसको लर्न कर लेते। अब तीनों में पता चल गया, इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट द ईएमएफ लीड्स टू द करंट बाई अ फेज पाई बाई 2 रेडियन, ईएमएफ फॉरवर्ड होता है और ये रिवर्स होती है करंट। और इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट द आई लीड्स टू द ईएमएफ बाई अ फेज पाई बाई 2। तीनों चीजें बता गई, ठीक है। यही अब इसके बाद में जो हमें मेन हमारा सिलेबस का पार्ट है वो है एलसीआर सर्किट, वो डिस्कस करना है मेन, ठीक है। तो इसको रब कर दें, नया नोट हो जाएगा ना इसी चाहिए, और नोट भी नहीं करना, ये कंक्लूजन दिमाग में रखने, ये और ये इक्वेशन और लीड कितना कर रहा है एमसीक्यूज में, इसी पे बेस्ड हो सकता है। और बाकी तो फिर कुछ भी हो सकता है। हाँ, फिजिक्स का कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है पूछे जाने का। LCR सर्किट, इसकी बात करनी है। तो सबसे पहले थ्योरी में तो हम बिल्कुल जा ही नहीं रहे, यहाँ थ्योरी की कोई नीड भी नहीं है। LCR है, नेम से ही क्लियर है, इंडक्टेंस कॉइल होगी, एक कैपेसिटर होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, LCR हो गया। और ये ध्यान रखना है कि ये दो तरीके के होते हैं, सीरीज और पैरेलल। हम डिस्कस सीरीज करते हैं, पैरेलल का ज्यादा रोल हमारे में नहीं है पूरा। तो सीरीज में क्या करना है हमें, एक L मतलब एक इंडक्शन कॉइल जिसका कोई इंडक्शन होगा, इंडक्टेंस ये L, C एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C, और एक रेजिस्टेंस R। इन तीनों को सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया है अल्टरनेट सोर्स ऑफ ईएमएफ से, जिसकी इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होती है। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें ऑलरेडी पता है द करंट रिमेन सेम थ्रू आउट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट। सीरीज में करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, वोल्टेज जिसको हम यहाँ ईएमएफ यूज कर रहे हैं,
तो इसके अक्रॉस कुछ अलग होगा जिसको हम कंसीडर कर लेते हैं ई एल, सफिक्स में एल लगा दिया, मतलब ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्शन कॉइल जो भी यूज की जा रही, इसको यूज कर लेते हैं ई सी, ईएमएफ अक्रॉस द कैपेसिटर, और ये यूज हो जाएगा ई आर जो नॉर्मली ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा। तीनों हो गए हमारे पास। तो रिजल्ट ये हुआ, अकॉर्डिंग टू फिगर भी यूज कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट में भी ये है हमारे पास, E इज इक्वल्स टू ई एल प्लस ई सी प्लस ई आर, यही होगा ना ये पूरा। अब इनको दो तरीके एक बता देते हैं तुम लोग को, या यूज नहीं कर रहे हो तुम लोग अभी। जब हम इसको यूज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ई नॉट ई इक्वल्स टू क्या है, ई साइन ओमेगा टी, ई की वैल्यू। इसके अक्रॉस जो इंडक्शन कॉइल के अक्रॉस होता है वो होता है डी आई बाई डी टी, और जो इसके अक्रॉस होता है वो होता है क्यू अपॉन सी अगर चार्ज क्यू है, और जो इसके अक्रॉस होता है वो होता है आई आर। ठीक है ना, ये तीनों। इस इक्वेशन को फॉर्म करके बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन हम ये पता कर सकते हैं कि करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज लीड कर रहा है, लेकिन वो एक लॉन्ग प्रोसीजर है, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 पेज का डेरिवेशन पूरा, जिसमें सर्किट का इंपीडेंस आपको खुद मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, मतलब वो भी पहले से पता होना चाहिए कि इस सर्किट का इंपीडेंस कितना है। ठीक है, तो उस तरीके पे अभी हम नहीं जा रहे। ठीक है, वो अगर तुम लोग कहोगे तो हम बाद में उसको ड्राइव करा देंगे। वैसे मतलब हमें यहाँ पर आई फाइंड आउट करना पड़ेगा इस सर्किट से, डी आई बाई डी टी फाइंड, और इसकी हेल्प से फिर क्यू फाइंड करना होगा। क्यू का मतलब तुम लोग समझी गए, आई को इक्वल्स डी क्यू बाई डी टी यूज करेंगे, डी क्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करके क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे आई। तो वो हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज करने जा रहे हैं फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले फेजर डायग्राम है क्या, तो किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच में, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं नॉर्मली, वो कर्व हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है। तो अगर किसी भी डायग्राम में वी हैव टू स्केलर क्वांटिटीज, अगर हमारे पास दो स्केलर क्वांटिटीज है एंड ट्रीटेड एज द वेक्टर क्वांटिटीज इन द डायग्राम, मतलब डायरेक्शन डायग्राम में हम डायरेक्शन की शो करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्स के अलोंग, वर्टिकल वाई के अलोंग या प्लेन में, तो हम सिंपली बोल सकते हैं, डेफिनेशन तो हमसे पूछ ही नहीं जानी, लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए पूरा। A diagram or a curve between two scalar quantities which can be considered as a vector quantity in the particular diagram is said to be a phasor diagram। तो हमें पता है कि वोल्टेज ईएमएफ ये भी स्केलर है, इलेक्ट्रिक करंट दोनों स्केलर है, बट हम दोनों को ग्राफ में शो करेंगे। तो एलसीआर के लिए जो डायग्राम होगा वो 3 स्टेज में होगा। देख लेते हैं कैसे कैसे। हमने ये ड्रॉ कर ली एक लाइन, लेट द करंट इन दिस डायरेक्शन, जो सर्किट में है एक्स के अलोंग कंसीडर कर लिया ये करंट। ये हमें पहले से पता है कि आई और वी, मतलब वोल्टेज आई और ई प्योर रेजिस्टिव में एक ही डायरेक्शन में होगा, तो इसका मतलब वो जो ई आर है उसका डायरेक्शन भी यही होगा, ई आर। ठीक है ना, ई आर एंड आई इन द सेम फेज। अब बात आ रही है ई एल। ई एल मीन्स ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्शन विच लीड्स टू द करंट बाई एन एंगल पाई बाई 2। तो मतलब लीड करेगा और कितना, पाई बाई 2। यहां पर 90 पे इसको ड्रॉ कर दें तो ये हो गया ई एल। ठीक है, और कैपेसिटर में क्या होता है, आई लीड्स टू द ईएमएफ बाई एन एंगल 90, वो डाउनवर्ड आ जाएगा। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर लेंगे ईसी को। तो ये डायग्राम हो गया एलसीआर का एक जनरल डायग्राम। अब हमें चाहिए रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट में तो हम ग्राफ जब बनाएंगे तो दो ही एक्सेस चाहिए, एक्स एंड वाई। तो ये ग्रेटर हो सकता है या ये ग्रेटर हो सकता है, इनका सब्सट्रैक्शन चाहिए होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये हम पहले बता चुके हैं एज ए वेक्टर ही ट्रीट कर रहे हैं। तो जो फाइनल डायग्राम होगा वो एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन हम ये ड्रॉ कर रहे हैं वर्टिकल, जो रिप्रेजेंट कर रही है ईएल डिफरेंस ईसी को, डिफरेंस नॉट द माइनस एंड प्लस, क्योंकि हमें पता ही नहीं है न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी ज्यादा है, ईसी की या ईएल की। तो ये डिफरेंस का साइन यूज करेंगे। माइनस भी यूज करोगे तो कट नहीं होता है, इसलिए क्योंकि स्क्वायर रूट बाद में स्क्वायर यूज करते हो तो कंप्लीट स्क्वायर होता है, तो मतलब साइन का कोई यूज रह नहीं जाता। अब दूसरा बचा ये, वो क्या है, ई आर और आई तो एक डायरेक्शन में है ही है। तो हमें ये डी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो हम क्या यूज करते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। सिंपली कोई भी दो वेक्टर दो एंगल पे है, तो हमें अगर ये रिजल्टेंट ई चाहिए यहाँ का, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग दिस अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस एंड एंगल बिटवीन। तो अगर हम सपोज करते हैं इनका रिजल्टेंट जो जाएगा डेफिनेटली इनके बीच से होगा, कहीं है यहाँ कहीं इस तरीके से। इसको हमने फाइनल ई रिप्रेजेंट किया, यही तो रिजल्ट है पूरा इन तीनों का। और ये एक एंगल फॉर्म कर रहा है जिसको हम फाई ले लेते हैं, क्योंकि हम
ई और आई के बीच का जो एंगल है उसको फेज एंगल बोलते हैं, उसको फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है ना किसी को। तो जो हमारी मेन फिगर है तुम लोग को अंडरस्टैंड ये करना है, ये एलसीआर सर्किट शो करना है, क्योंकि डेरिवेशन तो पूछे नहीं जाना। और ये डायरेक्टली जब हमें पता है तो एक्चुअली फेवर डायग्राम ऑफ एलसीआर सर्किट ये है, सेकंड वाला नहीं, लास्ट वाला, ये फेवर डायग्राम है। इसी को यूज करके हम इनकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। और ये हमें डायग्राम से क्लियर हो गया कि लीड कर रहा है, डेफिनेटली डाउनवर्ड तो नहीं जा रहा है ना, तो डाउनवर्ड नहीं जा रहा तो लीड ही कर रहा है आई को। तो चाहे तो इसको हम वैसे ही प्रॉपर वे में बना दें, इसको यहाँ पे शो कर दो, इसको यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करना है। तो इन सबको ये वैल्यूज यूज करनी है। तो रिजल्ट जो हम यूज करेंगे ये तो हो गया। हम यहाँ जो यूज कर रहे हैं वो होगा E इक्वल्स टू अंडर रूट, और ये फिगर के अकॉर्डिंग हमने पहले लिख रखा है। इस फिगर पे नेम ले सकते हैं हम चाहें तो, इसको फिगर ए, ये एलसीआर सर्किट है, इसको बी शो कर सकते हैं, इसको सी अंडरस्टैंड करने के लिए। तो फिगर सी के अकॉर्डिंग हम कंसिडर कर रहे हैं इसको, ठीक है। ई एल डिफरेंस ई सी, यहां अगर माइनस भी लिख लो तो कोई इशू नहीं, पहले बता चुके हैं। और ये ई आर स्क्वायर, इन सबकी वैल्यू हमें पता है। जब हम पुट करेंगे ये आई एक्सएल होगा। एक मिनट हम साइड में यहाँ पर लिख देते हैं, वो 90 है तभी तो रिमूव हो गया, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, इसलिए नहीं आता। परपेंडिकुलर हम डायरेक्ट यूज करते हैं। ई एल का मतलब क्या हो गया, आई इसमें करंट है, एक्सएल इसका रेजिस्टेंस है। ई सी का मतलब क्या होगा, ई सी का मतलब आई एक्स सी होगा, और ई आर का मतलब क्या होगा, आई आर, ठीक है ना। ये तीनों तो पता ही है। मतलब वोल्टेज को क्या लिखते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो जो प्योर इंडक्टिव है उसमें क्या है, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, जो प्योर कैपेसिटिव है उसमें एक्ससी, और जनरल में आर पूरा। तो ये तीनों में यूज करना, तो इसका मतलब यहां में पुट करना पड़ेगा आई एक्सएल, यहाँ आई एक्ससी, और होल स्क्वायर है तो आई स्क्वायर आउटसाइड मिल जाएगा। यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सएल माइनस एक्ससी होल ऑफ स्क्वायर, माइनस भी लगा लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस ई आर को आई स्क्वायर आर स्क्वायर। मतलब आई स्क्वायर दोनों में कॉमन है, जस्ट टेकन आउटसाइड द स्क्वायर रूट। ये टर्म बचा हमारे पास में एक्सएल माइनस एक्ससी होल ऑफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये ई है, इसको हम लिखें ई अपॉन आई इक्वल्स टू अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी होल ऑफ स्क्वायर प्लस आर। ये हमें ऑलरेडी पता है, किसी भी सर्किट में द रेशियो ऑफ ईएमएफ और वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट डिवाइडेड बाय द करंट गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट, वो उसका रेजिस्टेंस होता है। जनरली जब हमने क्या बताया था, ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, ठीक है, रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको। इन अ कैपेसिटर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, चीज वही है। इन अ इंडक्शन कॉइल इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और जब कोई ऐसा सर्किट हो जिसमें मोर देन वन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो, जैसे ओनली रेजिस्टेंस नहीं है, अभी तक हमने डिस्कस किया प्योर सर्किट्स को, अब ये मिक्सचर हो गया तो एक से ज्यादा कंपोनेंट इन्वॉल्व हो गया, तो उसके कंबाइंड रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंपीडेंस। समझ रहे बात, पहले सिर्फ रेजिस्टेंस था, इंडिविजुअल सर्किट्स के लिए रिएक्टेंस हो गया इंडक्टिव या कैपेसिटिव, और कंबाइंड सर्किट के लिए वही चीज इंपीडेंस हो गई। मतलब तो यहां ई अपॉन आई आ गया, और ये सर्किट कंबाइंड है एलसीआर, मतलब इसमें ऑल थ्री कंपोनेंट हैं। तो ये बेसिकली है तो रेजिस्टेंस ही सर्किट का, लेकिन इस रेजिस्टेंस को नेम दिया जाएगा इंपीडेंस, ठीक है। तो अब यहां पर हम ये नोटिस करेंगे वेयर ई अपॉन आई इज इक्वल टू जेड से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा इंपीडेंस ऑफ सर्किट, ये सर्किट का इंपीडेंस है। तो इसका मतलब यहां से जेड मिल गया हमें, जो कैलकुलेट करने को आता था वो क्या हो गया, एक्सएल माइनस एक्ससी होल ऑफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर इसकी दूसरी फॉर्म अगर हम यूज करें तो दिस इज ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल ऑफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये दोनों ही के दोनों क्या है, इंपीडेंस सर्किट का। तो इंपीडेंस तो कोई क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू में, डायरेक्टली खुद यही हो सकता है कि क्या कौन सा होगा ऑप्शन में, इसमें इंटरचेंज किया जा सकता है, एक्सएल माइनस आर प्लस एक्सएल स्क्वायर कर दे इस तरीके से, तो वो तुम लोग खुद ही देख लोगे। अब बात आती है कि अभी हमें फाइंड आउट आई भी करना, ठीक है। इसमें हम सिर्फ इंपीडेंस निकाल पाए, डायग्राम से ये क्लियर है, हम यहां पर आई फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, डायग्राम से हमें दिख रहा है डेफिनेटली ई लीड्स टू द करंट। ये फेवर डायग्राम में यही प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन में हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं कैलकुलेशन से, इसमें सिर्फ हमें डायग्राम अंडरस्टैंड करना है, और डायग्राम से ये क्लियर हो रहा है कि ये लीड कर रहा है। तो
एक तो चीज हो गई है। फिर दूसरे अगर हमें एंगल चाहिए फाई, तो यहां पर हम कंसिडर कर लेते हैं लेट द रिजल्टेंट ई मेक्स एन एंगल फाई विथ करंट आई। आई के साथ जो रिजल्टेंट ई है वो फाई एंगल बना रहा है, वो डायग्राम में भी दिख रहा है। तो इस एंगल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से फिर से नोटिस करना है, वो क्या होगा tan फाई। डायरेक्शन तो हमेशा हम टेंजेंट में ही लेंगे। तो tan फाई इस डायग्राम में मैं इजीली लिख रहा है कि दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है EL माइनस EC, और बेस कितना है ER EMF के टर्म में, क्योंकि हम EMF की बात कर रहे हैं। तो ये यहां पर क्या होगा EL माइनस EC अपॉन ER। अब इसे लिखेंगे तो IXL माइनस IXC अपॉन IR, मतलब I कॉमन लेके रिमूव हो जाएगा, यहां पे जैसे यहां किया था। बचेगा क्या टर्म हमारे पास में XL माइनस XC अपॉन R। तो फाई को हम इस तरीके में नोटिस करते हैं, फाई का tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। दूसरा टर्म ये है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं XL को ओमेगा L में और XC को 1 अपॉन ओमेगा C। इसमें कंफ्यूज मत होना, मेरा C और L कभी कभी एक जैसा लगता है, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग नोटिस कर लेना। तो ये जो है XL माइनस XC अपॉन R, ये आ गया इसका फेज एंगल। अब यहां एक ही कंडीशन है कि ये रिवर्स वे में जाए। रिवर्स वे में मतलब लीड ना करे, वो ये डिसाइड कर देगा वैल्यूज के अकॉर्डिंग, जैसी वैल्यू होंगी वो डिसाइड कर देगा। और ऐसा कभी एलसीआर सर्किट में नॉर्मली नहीं होता है पूरा। तो ये दो चीजें हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, इंपेडेंस और फेज एंगल। इससे ज्यादा यहाँ आई की इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। मतलब ये कंफर्म हो गया कि लीड कर रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो जो भी लीड करे तो इसका मतलब रिजल्ट ये हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, द ईएमएफ ई लीड्स टू द करंट बाई अ फेज फाई। लास्ट सर्किट में हम ये क्लियर कर पाए थे कि कितना है वो एंगल π/2 था। यहां ये क्लियर नहीं होगा कि कितना है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दी XL XC R, जिस तरीके के होंगे उन पर डिपेंड करेगा। तो लीड कर रहा है ये श्योर हो गया। तो द इक्वेशन ऑफ, सॉरी यहां से ये तो इंपेडेंस लिखा ही है, तो इसको इतना रब कर दें, सर्किट तक ना जाओ। शॉर्ट कर लो इसको भाई, इस लाइन का यूज करना है। तो यहां इसके बाद में हो गया देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई लिखना चाहिए यहां, क्योंकि जो ई की इक्वेशन थी वो साइन ओमेगा टी में है। या फिर हम ई को पहले से कंसीडर करते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो बाद में क्योंकि पहले तो हमें रिजल्ट पता नहीं होता तो वहां नहीं लिख सकते, यहां आके लिखेंगे। तो दो तरीके से ये इक्वेशन रिप्रेजेंट होंगी, अगर वहां ओमेगा टी है तो यहाँ माइनस फाई, और अगर यहां जस्ट ओमेगा टी लिखोगे तो वहां प्लस फाई ई और आई में। तो ये दो कंक्लूजन इसमें है मेनली जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। तो जेड की वैल्यू में पता है यूजफुल टर्म्स है ये, और वो जो हमने लिख रखे हैं ये बस EL EC ER तो डायरेक्टली पता होता है पूरा, इनमें यूज होने वाले, और ये फेज एंगल। अब ये कब, अब इसकी कुछ कंडीशन आएंगी जो आगे हम रेजोनेंस पढ़ेंगे। तो रेजोनेटिंग एलसीआर, रेजोनेंस तो ऑलरेडी 11 से क्लियर है तुम लोग को, रेजोनेंस होता क्या है पूरा है आकाश पूरा ऐसा है। मैकेनिकल रेजोनेंस है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है। सिंपल ये है कि अगर आपने कोई किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नल कुछ अप्लाई कर रखा है, वो फोर्स हो, कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी हो, और किसी ऑब्जेक्ट की, सिस्टम की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है हर सिस्टम की, उस पर अगर हम बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करें जो कंटिन्यू ना हो, फ्रीक्वेंसी वाइज हो पूरा, ठीक है, चेंज हो रहा हो फ्रीक्वेंसी वाइज, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही हो पर सेकंड क्लिक इम्पैक्ट या जो भी है, तो वो फोर्स की फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी अगर नियरली इक्वल हो जाए, सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर नियरली इक्वल या एग्जैक्ट इक्वल हो जाए, तो वो जो वाइब्रेशंस होते हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब वाइब्रेशन है, उन वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, और इस इवेंट को हम बोलते हैं रेजोनेंस। और उसकी वजह से ये बहुत तरीके का रेजोनेंस है, बहुत सारे एग्जांपल भी 11th में थे, जैसे अ बटालियन ऑफ आर्मी नेवर फुट मार्च ऑन पासेस द ब्रिज। जब कोई भी बटालियन चाहे वो आर्मी की हो, जब वो फ्लाई ओवर या ब्रिज क्रॉस करते हैं तो उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप फुट मार्च नहीं करेंगे। फुट मार्च तो जानते ही हो क्या होता है, एक साथ पैर ऊपर आते हैं और एक साथ नीचे जाते हैं, मीन्स उस बटालियन के क्रॉस करने की एक फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है, मतलब इंपैक्ट पर सेकंड ऑन द ब्रिज।
और अगर वो फुटमार्च की फ्रीक्वेंसी इन एनी केस ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, ब्रिज में वाइब्रेशन होते हैं तो बताइए, जब ब्रिज से क्रॉस होते हो तो जो हैवी व्हीकल्स क्रॉस हो रहे होते हैं तो ब्रिज वाइब्रेट होता है पूरा। अगर वो बाई चांस मैच कर जाए तो ब्रिज के एम्पलीट्यूड बढ़ जाएंगे वाइब्रेशन के, और एम्पलीट्यूड एक लिमिट तक बढ़े तब तक तो ठीक है, अगर लिमिट से ज्यादा हो गया तो ब्रिज क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा पूरा। तो इसलिए फुटमार्च मना किया जाता है। ऐसे ही एक रेजोनेंस मैकेनिकल, हालांकि ये टॉपिक तुम्हारा नहीं है लेकिन कुछ भी पढ़ना तो सभी चाहिए, अगर मिसिंग है तो लेते हैं। एक एग्जांपल था कि जैसे घर में कोई कंटेनर है, ग्लास है सिंपली वाटर ड्रिंकिंग के लिए, उसको हम क्या करते हैं, खाली ग्लास को लेकर कान पर रख लेते, ये एक्सपेरिमेंट कर जाके तुरंत कर सकते हो। तो तुम्हें वहां एक वॉइस सुनाई देगी, गुनगुन, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन एज इट इज ऐसा ही होगा, गुनगुन। तो वो जो वॉइस है वो ड्यू टू द रेजोनेंस हो रही है, क्योंकि उसके अंदर जो एयर चली गई है तो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे, और उसमें से जो वाइब्रेट कोलिजन में ग्लास के अंदर की फ्रिक्वेंसी कहीं भी जहां मैच करेगी तो वो साउंड क्रिएट होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से, तो वो साउंड के फॉर्म में सुनाई देगी। घर में जब हम कोई बैकेट टाइप के नीचे रखते हैं फिल करने के लिए, वाटर फिल करने के लिए, तो हम दूर बैठे हमें दिख नहीं रही है लेकिन हमें आइडिया लग जाता है उसकी वॉइस से कि नाउ इट इज गोइंग टू फिल, कंप्लीट होने वाली है। तो वो क्या होता है, साउंड उसके अंदर वो जो एयर कॉलम है वो रिड्यूस होता चला जाता है, जितना एयर कॉलम रिड्यूस होता जाता है उतनी वॉइस तेज होती जाती है, और जब काफी तेज आने लगती है तुम समझ जाते हो कि बैकेट फिल होने वाली है। तो ये सारे रेजोनेंस का एग्जांपल, लेकिन ये मैकेनिकल था। ऐसे इलेक्ट्रिकल में हर सर्किट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, और उस पर बाहर से अप्लाई किया गया कोई भी सोर्स, जैसे अल्टरनेटिंग है तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो है ही है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर जाती है तो ये भी क्या करेगा, रेजोनेंस सर्किट हो जाएगा। और फिर उस रेजोनेंस की कंडीशन में फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आ सकते हैं। अब एमसीक्यू में थोड़ा और भी अच्छे आ सकते हैं क्वेश्चन, और यहां तक हमें आज करना है। अब नेक्स्ट टॉप ये तुम लोग रीड करके आना, बता देते हैं, तो ये नोटिस तो वहीं से हो ही जाएगा, तो जितना पोर्शन हमें चाहिए उतना रब कर लेते हैं पहले। इसमें एक टर्म आएगा, ये पावर, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। एक्चुअली पावर क्या, एवरेज पावर है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एलसीआर सर्किट। उसका अभी हम ड्राइव नहीं करेंगे, कल इसको ड्राइव भी करेंगे। एवरेज फॉर्मूला ये होता है, ई आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इनटू कॉस फाई, ठीक है। ये कंप्लीट फॉर्मूला है एलसीआर सर्किट का। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। आज सिंपल ये बता देते हैं कि ये जो टर्म है वो बोलते हैं पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, कॉस फाई को। नहीं माइनस नहीं होता, ये प्लस नहीं होगा, ईआरएमएफ आईआरएमएफ कॉस फाई, ठीक है, वो भी यहीं से आ जाएगा सीधे सीधे। यहां से कॉस फाई कैलकुलेट कर लो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, मतलब ईआर अपॉन ई आ जाएगा इसकी वैल्यू। और इस सर्किट के बिहेव पे हम डिस्कस करते हैं वॉटलेस करंट को। वॉटलेस करंट तो नाम सुना है ना, तो वॉटलेस का सिंपल मीन्स हो गया, अगर करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है और पावर कंजम्पशन नहीं हो रहा है तो करंट वॉटलेस है, क्योंकि पावर, तो वो उसी केस में होता है। इस पे डिसाइड करते हैं कब होगा पावर कंजम्पशन। ये जीरो कब होगी, जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ये वैल्यू जीरो जब होगी जब ये एंगल 90 हो जाएगा। तो फाई की वैल्यू 90, देन कॉस फाई की वैल्यू 1, एंड द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट मस्ट बी इक्वल्स टू 1, देन द करंट फ्लोइंग इन दैट सर्किट शुड बी वॉटलेस करंट पूरा। तो पावर फैक्टर की वैल्यू आपसे अलग अलग टर्म्स में पूछी जा सकती है एमसीक्यू में, ऑप्शन देके कि यहां कितनी होनी चाहिए, इस कंडीशन में कितनी होनी चाहिए। और रेजोनेंस की कंडीशन में एलसीआर सर्किट ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो रेजोनेंट जब होगा उसकी कंडीशन होती है ये एक्सएल, ये कल भी डिस्कस करेंगे, अभी शॉर्ट में बता देते हैं इसलिए कि पढ़ के आना, थोड़ा समझ में आएगा। एक्सएल एक्ससी, इसमें दो रिएक्टेंस है, एक कैपेसिटिव एक इंडक्टिव। अगर ये किसी केस में इक्वल हो जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस है, पॉसिबल है इक्वल होना, तो सर्किट रेजोनेटिंग हो जाता है, मतलब रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है। और उस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करते हैं वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी सर्किट की। और यहां क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, इन द केस ऑफ रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। तो पावर, यहां पे फॉर्मूला देखो, जब हम ई आर अपॉन ई डिस्कस करेंगे तो ये तो आई आर होगा, ये आई जेड होगा, तो आई आई कैंसिल, आर अपॉन जेड होगा। और जैसे ही एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी होगा तो जेड में कौन से टर्म आए थे, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी एंड आर, तो एक्सएल माइनस एक्ससी वाला टर्म जीरो, जस्ट आर हो गया, मतलब उस केस में जेड आर के इक्वल हो जाएगा। तो इन विच कंडीशन द रेजिस्टेंस ऑफ द इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट बिकम इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ
द रेजिस्टेंस यूज इन दैट सर्किट। तो कौन सी, रेजोनेटिंग कंडीशन में। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल है, वो सबके सब हम क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, तो उसको पढ़ के आना, एवरेज पावर कंज्यूम्ड एंड रेजोनेटिंग सर्किट, ठीक है।